अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम ऐसे सीरीज को स्टार्ट करने लगे हैं और सबसे पहला लेक्चर हमने इसीलिए कैसे रखा है ताकि आपको समझ आ जाएगी ये सुनने के बाद कि आपने मेरे अगले एसेज लेने हैं या नहीं। हम फिलहाल आज तो सिर्फ एक आउटलाइन को करेंगे, हम बाद में थीसिस स्टेटमेंट के लिए एक अलग से लेक्चर डिवोट करेंगे, हम आउटलाइन के लिए लिखने के लिए एक अलग से लेक्चर डिवोट करेंगे, हम पैराग्राफिंग के लिए एक अलग से लेक्चर डिवोट करेंगे और कनेक्टर्स के लिए अलग से एक लेक्चर रखेंगे और ऐसे के स्ट्रक्चर के लिए एक अलग से लेक्चर रखेंगे। फिर पास्ट पेपर के जितने भी ऐसे आए हैं कोशिश करेंगे वन बाय वन, जितने ज्यादा हम कर सके हम उनको करने की कोशिश करेंगे। काफी होमवर्क करने की कोशिश करेंगे हम चीजें करने से पहले। ये भी जो ऐसे है ये भी पास्ट पेपर से आया हुआ है। सो साथ रहेंगे तो होपफुली आपका फायदा होता रहेगा इंशाल्लाह। मेरी जो ये जो बेकार सी कोशिशें हैं होपफुली कि आपकी तैयारी के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशंस कर सकेंगी जो आप आउटसाइड से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके साथ ये भी मिलके हो सकता है आपको कामयाब कर दे। अल्लाह पाक आपको कामयाब व कामरान करे। मेरा नाम मोहसिन अकरम है और मैंने मैट्रिक, एफए, बीए, एमए, सीएसएस, पीएमएस, एनटीएस, पीपीएससी हर एक पेपर की तैयारी का आगाज बेड़ा उठाया हुआ है। मैंने ये कोशिश की का आगाज किया हुआ है कि जो मैं नहीं कर सका वो कोई एक कर ले जो चाहता है, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज्यादा ऐसी परेशानियां थी जो कि मेरे सामने थी। मैंने सबको एक साथ टैकल करना था और उनमें से एक परेशानी ये भी थी कि मुझे प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिली थी। सो मैं ये चाहता हूं कि मैं जो खुद नहीं हासिल कर सका वो किसी और के काम आ जाए। सो सारी क्लासों का, सारी किताबों का सिलेबस और पास पेपर मैं डालूंगा। जो चाहे इंटरनेट के ऊपर डालूंगा, जो चाहेगा उस सबको अवेल कर सकेगा और वो जो जो भी कोशिश करेगा इंशाल्लाह वो हासिल कर लेगा। ये पीएमएस का एक ऐसे है और इसका टाइटल है इज मॉडर्न सिविलाइजेशन अ फेलियर। मैं अक्सर कहा करता हूं कि जो एग्जामिनर है ना वो उस्ताद है और उस्ताद उसे कहते हैं जो आपसे ज्यादा जानता है। सो उसके हर सवाल के अंदर या खास करके ऐसे के अंदर हर एक लफ्ज वेटेज रखता है। कोई एक लफ्ज भी ऐसा नहीं होता जो यूजलेस वो इस्तेमाल करे। यहां पे इस ऐसे के अंदर इसकी अलग से वेटेज है, मॉडर्न के अलग से वेटेज है, सिविलाइजेशन की अलग से वेटेज है और आ की अलग से वेटेज है और फेलियर की अलग से वेटेज है। अब सूरत हाल का तकाजा तो यह है कि आपने इन अल्फाज को इनकी औकात के मुताबिक इस सवाल में जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हुए इसको टैकल करना है। आमतौर पे हम कोई एक सवाल अटेम्प्ट करके आते हैं और हमें ऐसा लगता है जैसे हमने कोई 100 में से 300 नंबर का ऐसे कर दिया है, कुछ ऊपर वाला काम कर दिया है। लेकिन बाद में जब रिजल्ट आता है तो वो 30 नंबर भी नहीं आते। लॉजिक ये होती है कि आपने अपने मुताबिक 300 नंबर का किया होता है, एग्जामिनर के मुताबिक 300 नंबर का नहीं किया होता, उसके मुताबिक 30 नंबर का ही किया होता है। सो वो आपको 30 ही देता है, पास भी नहीं करता। ये वीडियो इधर ही पॉज करो और एक आउटलाइन लिखने की कोशिश करो या एक एसे लिखने की कोशिश करो। अब जब स्टार्ट में लगेगा ये तो बहुत आसान है, लेकिन जब लिखने बैठोगे समझ आएगी यार चंद एक बातों के अलावा हमें तो कुछ पता ही नहीं। और हमारे सामने मॉडर्नाइजेशन की डेफिनेशन कुछ और है, आपके लिए और है, जितने लोग यहाँ पे सुनेंगे सबके लिए मुख्तलिफ होगी। सिविलाइजेशन की डेफिनेशन हर बंदे के लिए और होगी। कोई बंदा सिविलाइजेशन कल्चर को कहता होगा, कोई बंदे की सिविलाइजेशन की डेफिनेशन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सी होगी। और फेलियर, कुछ लोग अपनी फेलियर की बात करेंगे, कुछ अपनों के फेलियर के उनका माइंड में होगा। सो आपने एग्जामिनर को सेटिस्फाई करना है, अपने आप को जवाब आपने अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करना, उसकी जरूरत को पूरा करना है। वो एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैंने एक ऐसे बंदे का पेपर चेक करना है जिसको मैंने एम्बेसडर बनाना है। सो इस एम्बेसडर साहब ने जब कोई मैं अक्सर कहा करता हूं प्रेसी इज अबाउट किसी एक चीज को मुख्तसर करना, एन ऐसे इज अबाउट किसी एक चीज को खोल के बयान करना, डाइवर्ज कर देना, उसको एक्सपाउंड कर देना, खोल देना उसको। तो ये जो एम्बेसडर साहब कहीं पे ये ऐसे लिखने बैठे हैं या कहीं पे बात कर रहे हैं यूएन में बैठ के, तो कहीं ये भोंगियां मारने तो नहीं शुरू कर देंगे 10 लफ्ज बोलने के बाद। सो वो चाहता है कि आपका जो बात हो उसमें वजन हो, आपके आखिरी पहले लफ्ज से लेके आखिरी लफ्ज तक हर बात में कोई बात हो और कोई भी बेमानी चीज ना हो। इसीलिए
वो एक लंबा सवाल देता है आपका टेम्परामेंट चेक करने के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। सो ऐसे इज अबाउट योर एफिशिएंसी ऑफ लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन। ठीक है, हम सबसे पहले इसके आउटलाइन लिखते हुए सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन ही लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में वो एक इसका अलग से हम पूरा लेक्चर बनाएंगे, लेकिन मैं इस पे बात कर लेता हूं। इंट्रोडक्शन में हम सिर्फ और सिर्फ उसको, हमेशा अक्सर कहा करता हूं मैं, ऐसे इस तरह लिखा जाता है फनल अप्रोच में। खोली पहले बड़े बड़े पर्सपेक्टिव को देखते देखते एंड पे बिल्कुल उसको यहां पे थीसिस स्टेटमेंट के साथ कंक्लूड कर देता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमारा थीसिस स्टेटमेंट मोस्टली एंड पे आएगा। हम ऊपर बहस करेंगे, सबसे पहले हम इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर ओवरऑल ओवरव्यू देंगे अपने पूरे एसे का, आखिर में हम यहां पे अपनी बात खत्म करेंगे, आखिर में हम थीसिस स्टेटमेंट देंगे। बेशक आप इसको हाईलाइट करें या बेशक इसको आप वैसे ही रहने दें, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि भाई साहब यहां पे उन्होंने थीसिस स्टेटमेंट दी हुई है। वंस अगेन ही इज अ टीचर। ओके, तो इंट्रोडक्शन के नीचे अक्सर लोग कहते हैं कि इसके ऊपर थीसिस स्टेटमेंट देनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नीचे। मुझे नीचे सही लगी सो मैंने नीचे दे दी। थीसिस स्टेटमेंट यहां पे आएगी इंट्रोडक्शन के नीचे। ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट। अब थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? मैं अक्सर कहा करता हूं थीसिस स्टेटमेंट होती है गोदा स्टेटमेंट, क्रक्स स्टेटमेंट, कोई किसी चीज का सेंट्रल पार्ट स्टेटमेंट, न्यूक्लियस स्टेटमेंट। पता है ना न्यूक्लियस क्या होता है? जो बिल्कुल सबसे आखिर में सबसे मजबूत और सबसे इसमें हर चीज की जान होती है। ये जो थीसिस स्टेटमेंट है, थीसिस कहते हैं मेन और सेंट्रल पार्ट को। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें आपका पूरा एसे पढ़ने वाले को आपका स्टांस समझ आ जाए, आपने किस तरफ अपना एसे लेके जाना है, आपने अपने एसे का ओवरव्यू अगर आप दे सकते हैं तो अपने पूरे एसे का ओवरव्यू एक स्टेटमेंट में देना होता है। इसको कहते हैं समंदर को कूजे में बंद करना, दरिया को कूजे में बंद करना। सो थीसिस स्टेटमेंट इज अबाउट टेलिंग द एग्जामिनर योर ऑल स्ट्रगल्स इन वन सेंटेंस। ठीक है, हमने इस मॉडर्न सिविलाइजेशन इज अ फेलियर को थीसिस स्टेटमेंट मैंने ये बनाई है। अक्सर इस पे पूरे हम लेक्चर लिखेंगे, लेकिन लेक्चर देंगे, लेकिन हम जरा इसको देख लेते हैं। मैंने ये बनाई है हाउ फार दिस सिविलाइजेशन इज फेलियर इज अ डिबेटेबल सब्जेक्ट। ये जो सिविलाइजेशन है ये फेलियर है, ये एक काबिले बहस बात है। एज वन कैन नॉट पेसिमिस्टिक टू द एक्सटेंट टू डिक्लेयर इट ऑल टुगेदर अ फेलियर, nor to an optimistic picture can be painted with all rose colors. I hope कि आपको इतनी अंग्रेजी तो आती ही होगी कि आपको इस बात की समझ आ जाए कि हमने दोनों साइड्स दिखा दी हैं एक स्टेटमेंट के अंदर। इसको पढ़ने के बाद एग्जामिनर को ये अंदाजा हो गया कि ये बंदा किस किस बात पे बात करने वाला है। आमतौर पे आपकी थीसिस स्टेटमेंट जो होती है ना, आप कोई भी एक थीसिस स्टेटमेंट लिख देते हो और ऐसे उससे फिर हट जाता है, इसीलिए भी समटाइम्स स्कोर नहीं आता। एग्जामिनर कहता है ये तो बंदा भटका हुआ है, इसको तो नंबर नहीं दूंगा। अगर मैं U1 में बैठेगा, अगर ये कहीं पे बैठेगा किसी बड़ी सीट पे इंटरनेशनल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये तो कुछ और बोंगियां मारेगा, जबकि हम इससे कुछ और कह रहे होंगे। खैर, दूसरी मैंने आउटलाइन बनाई है मॉडर्न सिविलाइजेशन वर्सेस एंशिएंट सिविलाइजेशन, अ कंपैरेटिव एनालिसिस। आप मुख्तलिफ बना सकते हैं। मैं अक्सर जब भी पढ़ाता हूं या जब भी मैं इस तरह लेक्चर देता हूं ऑनलाइन, तो मैं कहा करता हूं भाई वहां पे बैठा हुआ अगर 10 लाख स्टूडेंट है तो 10 लाख की अप्रोच, 10 लाख डिफरेंट पर्सपेक्टिव। बेशक वो किसी एक टीचर से पढ़ा होगा, एक पूरी क्लास 40 बच्चों की जो एक टीचर से पढ़ी होती है उनका भी तरीका अलग होता है। अगर 8 अरब की आबादी है तो 8 अरब डिफरेंट अप्रोचेस हैं। आप अलग अपने तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन आपने टॉपिक का हक अदा करना है। हमारी अगली लाइन है मॉडर्न सिविलाइजेशन वर्सेस एंशिएंट सिविलाइजेशन, अ कंपैरेटिव एनालिसिस। हम इस एनालिसिस के अंदर डोमेस्टिक एनालिसिस या लोकल एनालिसिस, ये लोकल ज्यादा बेहतर है, लोकल लेवल या इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, हम इस दोनों को इसके अंदर मैंने लिख दिया है। मैंने खुद से ये आउटलाइन बनाई है। यू मे थिंक डिफरेंटली, यू मे डिसएग्री विद द थिंग्स, लेकिन मैंने कोशिश करके अपने से बनाई है। हमने वो जो कंपैरेटिव एनालिसिस दिया उसमें दोनों को जो है ना, हमने दोनों पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया क्योंकि जरूरी था। हम अब कर रहे हैं
डिफाइनिंग द क्राइटेरियन और स्टैंडर्ड्स ऑफ फेलियर। पहले तो हम स्टैंडर्ड सेट करें कि फेलियर के स्टैंडर्ड्स क्या है। ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, आप स्टैंडर्ड क्या रख रहे हैं इसके फेलियर का? आप क्या इंसानियत को स्टैंडर्ड रख रहे हैं इसको फेलियर कहने के लिए? इकोनॉमी को स्टैंडर्ड कह रहे हैं इसको फेलियर कहने के लिए? इकोनॉमिकली तो बहुत अच्छा हुआ। क्या आप हैप्पीनेस को स्टैंडर्ड रख रहे हैं इसको फेलियर कहने के लिए? हैप्पीनेस तो पुराने दौर लोगों में बहुत ज्यादा थी। सो आपका स्टैंडर्ड क्या है, हम यहां पे इसको जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि पैसे तो जरिए बंदे के बनने की वजह नहीं है। बंदे के बनने की वजह है खुशहाली, खुशी। सो हम यहां पे इस पैराग्राफ के अंदर उस स्टैंडर्ड को एग्जामिनर को जो है ना, थोड़ा उस बारे में एग्जामिनर को अपने व्यूज बताएंगे। ठीक है, अभी उससे अगली आउटलाइन मैंने बनाई है, इवैल्यूएटिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न जो है ना वो सिविलाइजेशन की प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, इसको जरा इवैल्यूएट कर लें, क्योंकि हमने इनमें से कोई एक लफ्ज प्रूव करना। क्या ये फेलियर है? उसकी सबसे पहली प्रोडक्ट है साइंस। मॉडर्नाइजेशन ने क्या दी? साइंस दी, मेडिकल फैसिलिटीज आ गई वगैरह वगैरह। कोई इतना साइंस में तरक्की हो गई, साइंस ने क्या से क्या बना दिया। साइको एनालिसिस साइंस आ गई, फिर पता नहीं कौन कौन सी साइंसें आ गई हैं। हम इसको इवैल्यूएट करके कंक्लूजन इस पैरे का निकालेंगे कि प्लस है या माइनस है। साइंस के आने से जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, इसने इंसान की खुशियों पे, अल्टीमेट गोल इज हैप्पीनेस, खुशियों पे प्लस किया है या माइनस किया। फिर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे। दिस इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन ना। ग्लोबलाइजेशन, हम इसके प्लसेस एंड माइनसेस देखेंगे। हम उसको वो फनल अप्रोच में पहले ऊपर से शुरू करेंगे और नीचे लाके इस तरह खत्म कर देंगे। इस पे बात करेंगे उस पैराग्राफ के अंदर। वॉरफेयर, पुराना दौर जो जंग था, हलाकू खान, चंगेज खान के अगर हाथ में न्यूक्लियर आ जाता तो दुनिया तो मिट जाती। सो हम इस तरह से इसका एनालिसिस करते जाएंगे। फिर इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअल लिबर्टी, लेस्बियंस, गेज, विमेन राइट्स, चाइल्ड अब्यूज वगैरह वगैरह, इसकी भी बात हुई है। पुराने दौर में इसकी बात नहीं होती थी विमेन राइट्स की। पहले पैट्रियार्कल दौर था, जो तगड़ा था, मर्द ही राज करता था। सो हम इसकी भी बात करेंगे एक पैराग्राफ के अंदर। फिर कैपिटलिज्म भी मॉडर्न प्रोडक्ट है ना मॉडर्न सिविलाइजेशन की। पहले तो नहीं कैपिटलिज्म था, पहले तो जो बादशाहत थी, और बादशाहत में जो सबसे तगड़ा था वही राज करता था। अभी कैपिटलिज्म है, हम इसके प्रोज एंड कॉन्स निकालेंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, ये नहीं कि एक में आपने मॉडर्नाइजेशन को जिता दिया और दूसरी ने आप में एंशिएंट सिविलाइजेशन को जिता दिया। इस तरह नहीं करना। आपने कोशिश करना है प्रोज एंड कॉन्स निकाल के किसी एक को ही जिताना है सब में। बेशक जो एक कहीं पे एक अगर जो जीत रही वो कमजोर भी पड़ेगी तो उसको प्लस देना है। कंफ्यूज नहीं होना ना, एग्जामिनर को कंफ्यूज करना। अगर वो कंफ्यूज होगा तो वो कांटा मार देगा, जहां उसको समझ नहीं आएगी वो छोड़ देगा, आपको लिताड़ देगा। अर्बनाइजेशन बहुत हो रही है तो इस पे भी जरा बात करनी है कि अर्बनाइजेशन के फवायद क्या है। मैं तो इस पे लिख रहा हूं कि ये फेलियर नहीं है, ये सक्सेस है। ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी सक्सेस नहीं जिसपे डींगे मारी जाएं। लेकिन हम अर्बनाइजेशन के प्लसेस यहां पे लिखेंगे, माइनसेस लिखेंगे स्टार्ट में, थोड़ा सा एंटी थीसिस स्टार्ट में लिखेंगे। हम थीसिस इसको साबित कर देंगे भाई अर्बनाइजेशन के देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ अर्बनाइजेशन। पहले हम लिखेंगे सैनिटेशन का इशू, दिस एंड दैट थोड़ा सा। उसके बाद हम अर्बनाइजेशन के को जो है ना वो कॉन्स लिखते जाएंगे, सॉरी उसके प्रोज लिखते जाएंगे, बहुत ज्यादा उसके प्रोज लिखने की कोशिश करेंगे। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम लिखेंगे भाई स्टार्ट में कि भाई आईटी जब आई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई तो पोर्नोग्राफी बहुत बढ़ी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई तो साइबर क्राइम बढ़े। लेकिन हम बाद में उसको थीसिस, ये एंटी थीसिस को हम थीसिस से डिनाई करते हुए आखिर में साबित करेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अगर पुराने दौर का एंशिएंट बंदा आके, कोई पुरानी तहजीब का बंदा आके देखेगा तो वो तो जहनी मरीज बन जाएगा। वो बोलेगा ये क्या हो रहा है, ये तो जादू हो रहा है। सही है। सो हम इसको प्लस में लेके जाएंगे। फॉल्ट्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन के कौन कौन से फॉल्ट्स हैं, ये हमने एंटीथेसिस वंस अगेन दिया। फिर ब्लेसिंग्स आर फार मोर देन फॉल्ट्स, हम आखिर पे थीसिस दोबारा उसको असर्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमने पेंट उसको नहीं किया विद ऑल रोज कलर्स, हमने उसको उसके कोन्स भी देखे हैं। और उसके बाद हम आखिर पे कंक्लूजन देके अपने से खत्म कर देंगे। अगर आपका कुछ भला हुआ है तो कोशिश करें इसको दूसरे के साथ शेयर भी कर दें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमें ऐसे को कैरी करना चाहिए या यहीं पे छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अपना ख्याल रखें। फी अमान अल्लाह।